अस्सलाम वालेकुम। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बारिश बहुत जोरों की हो रही थी और उसका बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। वो भूख से तड़प रहा था। वो जल्दी से अपनी झोंपड़ी से निकली और सड़क पर जाकर खड़ी हो गई और लोगों से पैसे मांगने लगी कि खुदा के लिए मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने अपने बच्चे के लिए दूध लेना है। लेकिन कोई भी गाड़ी उसकी पुकार सुनकर रुक नहीं रही थी। फिर एक शख्स मोटरसाइकिल लेके उसके पास आया और उसने कहा कि वहाँ झोंपड़ी में मेरा बच्चा भूख की वजह से बिलक बिलक कर रो रहा है। उस शख्स ने उसको चंद पैसे दिए और वो दूध लेने सामने दुकान पर गई। लेकिन जैसे ही पलट कर अपनी झोंपड़ी में आई और अपने बच्चे को देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। वो शख्स उसे चंद पैसे देकर उसका बच्चा ले गया था। कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी होती है जो कि एक कहानी की मानिंद होती है। ऐसी कहानी जिसको सुनाने के लिए भी आपको बहुत बड़े दिल की ज़रूरत है, क्योंकि खुद अपने साथ हुए जुल्म बयान करना भी बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है। लेकिन मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं अपने दुख आपके साथ बांटना चाहती हूँ, क्योंकि किसी को कहते सुना है कि अगर आप अपना दुख किसी को सुना दें तो आपके दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। चलें आज मैं भी अपने दिल का बोझ हल्का करती हूँ। मेरा नाम रुकैया है। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरे दो छोटे भाई और एक उससे भी छोटी बहन थी। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब घर से थे। मेरे माँ बाप की जब शादी हुई तो मेरे बाबा का एक्सीडेंट हो गया और मेरे बाबा माजूर हो गए। मेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती, मेहनत मजदूरी करती और हमारा और हमारे बाप का पेट पालती, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा न था। वो तो शुक्र है खुदा का कि घर हमारा अपना था, इस वजह से हमें किराया नहीं देना पड़ता था। मेरे दोनों भाई छोटे थे। मेरी माँ ने सोचा कि इनको स्कूल दाखिल करवा दें, लेकिन वो स्कूल की फीस भी अदा नहीं कर सकती थी। इसलिए मेरी माँ ने उनको एक पास ही गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं जो कि पढ़ ना सकी, क्योंकि घर के हालात ऐसे न थे कि मैं स्कूल जाती। इसलिए मैं सारा दिन घर के काम करती, क्योंकि अम्मा तो सुबह सवेरे ही अपने काम पर निकल जाती। अगर वो काम पर ना जाती तो शायद हम दो वक्त की रोटी जो इज्जत से खा रहे थे वो भी ना खा पाते और नौबत फाकों तक जा पहुंचती। लेकिन मेरी माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह घर से निकलती और शाम को घर वापस आती। वो इतनी थक चुकी होती थी कि मुझे अपनी अम्मा को देख के बहुत तरस आता। और मैं जो खुद छोटी थी, अभी मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी, अभी से अपने छोटे छोटे हाथों से मैं सारे घर का काम करती और खाना मेरी अम्मा आके बनाया करती थी। इसलिए हम सब दरवाजे की तरफ तकते रहते कि कब अम्मा आए, खाना बनाए और हम खाएं, क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद हमारे पास कुछ नहीं होता था कि हम शाम तक कुछ खा पी लें। इसलिए बहुत ज़्यादा भूख लगी होती थी। इस बात का एहसास मेरे अब्बा को भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो खुद माजूर थे। मेरी अम्मा जैसे ही घर में दाखिल होती तो उनको इस बात का एहसास होता था कि बच्चे सुबह से भूखे होंगे, तो वो फौरन खाना बनाने लग जाती। कभी कभी कोई बाजी कोई बचा कुचा सालन या रोटी दे देती तो हम सब बहन भाई उस पर ऐसे टूट पड़ते जैसे कोई माले गनीमत हाथ आ गया हो। और मेरे अब्बा हमको देखकर दिल महसूस के रह जाते। वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन घर के हालात देख देख के कोई बीमारी दीमक की तरह उन्हें चाट रही थी। अब वो दिन रात खांसते रहते और शदीद बीमार रहने लगे थे। अम्मा के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका इलाज करवा सकती। वो जाती और उनको खांसी का सिरप और कुछ दवाई तो ला देती, लेकिन उससे कोई अफाका ना होता। यूं अब्बा दिन ब दिन ज़्यादा बीमार रहने लगे। अब तो ऐसा होने लगा कि अब्बा जब उठते तो एकदम से चक्कर खा के गिरते और बेहोश हो जाते। अब अम्मा उनकी वजह से अक्सर काम पर न जाती, जिसकी वजह से हमारे घर में फाके पड़ने लगे थे। हम लोग कच्ची आबादी में रहते थे, वहाँ के लोग सभी गरीब थे, कोई हमारी क्या मदद करता। ऐसे में हमें खुद ही कुछ करना था। यूं मेरे भाई को एक साइकिलों वाली दुकान पर डाल दिया ताकि वहाँ से कुछ पैसे आएँ और हमारे घर के हालात बेहतर हो सकें। लेकिन वो उजरत इतनी कम देता कि उससे घर के हालात क्या बेहतर होते, उल्टा मेरे भाई को मारता भी, जिससे मेरा भाई छोटा सा घर आके बहुत ज़्यादा रोता कि मुझे वहाँ नहीं जाना। अम्मा उसको समझाती कि देख तेरे अब्बा की तबीयत नहीं ठीक, मैं भी काम पर कम ही जा पाती हूँ, ऐसे में अगर तू भी नहीं जाएगा तो हम क्या खाएंगे। मैंने कहा कि अम्मा तो इसको ना भेज, मैं लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती हूँ।
अम्मा ने कहा कि तेरे छोटे छोटे हाथ हैं, तू कैसे इतने सख्त काम करेगी, और तुझे क्या पता कि किसी के घर में काम करना कैसा होता है। वो लोग आपको ना तो इज्जत देते हैं और ना ही शफकत, वो सिर्फ आपको झिड़के देते हैं। और मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची अभी से इन मुश्किल हालात में पड़ जाए। आगे की ज़िंदगी न जाने कैसी होगी। मैंने कहा कि अम्मा कोई बात नहीं, मैं काम कर लिया करूँगी, आप घर में रह के अब्बा का ख्याल रखो। यूँ मैं 12 साल की उम्र में ही लोगों के घरों में काम करना शुरू हो गई। अम्मा अब्बा के पास रहती, उनका ख्याल रखती और मैं सारा दिन लोगों के घरों में काम करती। वो बाजियाँ मुझे कुछ तो बहुत प्यार से पेश आती, लेकिन कुछ ऐसी थी जो मुझे बात बात पर डांटती और कोई कोई तो मुझ पर हाथ भी उठा देती। लेकिन मैं घर आकर अपनी अम्मा अब्बा से कोई बात न करती, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा मुझे काम पर जाने नहीं देंगी और अब्बा और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन शायद अब्बा मेरे चेहरे पर पड़े नील अक्सर देख लिया करते थे, लेकिन कुछ बोल ना पाते, और अम्मा भी इस बात को नज़रअंदाज कर जाती। शायद अम्मा जानती थी कि मेरे साथ कैसा सलूक होता है, लेकिन वो बेचारी क्या कर सकती थी। बीमार शोहर को छोड़ के घर से बाहर भी न जा पाती, क्योंकि अब्बा एक तो माजूर थे, ऊपर से अक्सर अब उन्हें चक्कर आता और वो बेहोश हो जाते थे। अम्मा उनका ख्याल रखती कि घर में पैसे कमा कर लाती। ऐसे में मेरे जो पैसे आते उससे घर तो चलने लगा था। लेकिन अब्बा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, और यूं एक दिन अचानक अब्बा हम सबको छोड़ के चले गए। वो दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था, क्योंकि उस दिन हमारे अब्बा हमारे साथ न रहे थे। मैं सबसे बड़ी थी, इस बात को समझती थी कि अब्बा अब कभी वापस न आएंगे, जबकि छोटे बहन भाई यही समझते थे कि अब्बा शायद कहीं गए हैं और कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाएंगे। वो बार बार यही पूछते कि अब्बा कब आएंगे, तो उनके मासूम सवालों के जवाब देते हुए मैं और अम्मा अक्सर रोने लग जाती। अब्बा के जाने के बाद अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनको भी हर वक्त खांसी आती रहती थी और वो भी चारपाई पर लग गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अम्मा का ख्याल रखूं या बाहर जाकर पैसे कमा के लाऊं, कि घर भी तो चलाना था। मैं बहुत परेशान थी। मेरी अम्मा ने कहा कि बेटा तू काम पर जा, मेरी फिक्र न कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं अम्मा को छोड़कर रोज काम पर तो चली जाती, लेकिन वहाँ मेरा दिल न लगता। लेकिन क्या कर सकते थे, हालात का तो मुकाबला करना ही था। मैं रोज़ काम पर जाती और अम्मा पीछे से घर और बच्चों को संभालती। उनकी तबीयत जैसी भी होती, मेरे जाने तक खाना वगैरह बना कर बैठी होती कि मेरी बेटी थकी आएगी, खाना खाए और सो जाए। मैं रोज़ ऐसे ही करती। इस तरह हमारी ज़िंदगी के दिन गुजरने लगे और मैं 17 साल की हो गई। अब मैं जब काम पे लोगों के घर जाती तो मुझे उनके मर्दों की नज़र की गलाजत महसूस होती। कोई मुझे अच्छी नज़र से देखता तो कोई मुझे ऐसी नज़र से देखता कि मेरा सांस घुटने लगता और मेरा दिल करता कि मैं वहाँ से भाग जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि रोज़ी कमाने के लिए मुझे ये सब सहना था। अब मेरे छोटे भाई भी काम पर लग गए थे, क्योंकि स्कूल वो पढ़ते नहीं थे, काफ़ी आवारा हो चुके थे। तो मैंने उन दोनों को मोटरसाइकिल वाली दुकान पर लगा दिया कि कुछ हुनर सीख जाएं, तो फिर इनको कोई दुकान किराए पर लेकर इनका काम शुरू करवा दूंगी। वो दोनों ही अब 12 साल के और एक 13 साल का हो चुका था, लेकिन पढ़ाई में उनका दिल ना लगता था, इसलिए काम पर लग गए थे। छोटी बहन को पढ़ने का शौक था, वो स्कूल जाती थी और वो बहुत खुश होकर पढ़ती थी। कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, और मेरा दिल करता कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपनी बहन का ख्वाब पूरा कर सकूं और अपने भाइयों को भी एक सुकून वाली ज़िंदगी दे सकूं। मुझे बहुत दुख होता जब उनके मैं मैले कपड़ों को देखती। एक दिन मैं अपनी मालकन के घर गई, जिसका घर बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था, और जितने घरों में मैं काम करती थी वो मालकन उन सब में सबसे ज़्यादा अमीर थी। वो मालकन मुझे कहती कि मुझे कुल वक्त के लिए एक मुलाजमा चाहिए, क्या तुम मेरे घर सुबह से लेकर शाम तक रह सकती हो? मैं तुम्हें इतनी उजरत दूंगी कि तुम खुश हो जाओगी। मैंने सोचा कि ये अच्छा है कि घर घर जाकर लोगों के काम करूं, इससे बेहतर है मैं एक ही घर में काम करूं। और वो मालकन भी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ईद वगैरह पर मुझे कपड़े भी देती और खाना भी बचा कुचा दे दिया करती थी। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है। यूं मैं अब उसके घर सुबह जाती और शाम को घर वापस आती। उनके घर ज्यादा लोग नहीं थे, मालकन और उसका मियाँ और एक उनकी बेटी होती थी जो कि मेरे जितनी ही थी और कॉलेज में पढ़ती थी, और एक उनका बेटा अमेरिका में होता था और वहाँ पढ़ने गया था। उनकी छोटी सी फैमिली थी। इतनी छोटी फैमिली के क्या काम थे। मैं उनके लिए खाना भी बनाती, उनके कपड़े भी प्रेस करती और घर की सफाई ही करती। सारा दिन सारे काम मुझे ही करने होते थे, जो मैं बहुत जल्दी कर लिया करती थी, और बाकी टाइम अपनी मालकन के पास बैठकर अच्छी अच्छी उनकी बातें सुना करती थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी बातें किया करती थी जिनसे मुझे काफ़ी ढारस मिलती थी। मेरी मालकन मेरा बहुत ख्याल रखती। जब से उनके घर में सारा दिन रहने लगी थी तो वो मेरा पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी, और मैं इस बात पर बहुत खुश थी। अम्मा भी काफ़ी हद तक मुतमईन थी।
मेरी तनख्वाह बढ़ने से घर के हालात भी काफी बेहतर हो गए थे। घर में अच्छा खाने की वजह से मेरी अम्मा की हालत भी बेहतर हो गई थी और उनकी सेहत भी काफी बेहतर थी। मैं इस बात पर बहुत खुश थी। मेरी मालकन मुझे बहुत सा सालन बचा कुचा दे देती जो रोज ही मैं घर ले जाती और हमें रोज ही कुछ ना पकाना पड़ता। यूं जो पैसे बचते मेरी माँ मेरे जहेज की तैयारी करने लगी कि बेटी तुम्हारी शादी भी तो करनी है, ऐसे कैसे यूं लोगों के घरों में काम करती रहोगी। एक दिन जब मैं सुबह अपनी मालकन के घर काम पर गई तो मेरी मालकन बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहने लगी कि मेरा बेटा बाहर से तालीम मुकम्मल करके आ रहा है, अब मैं उसकी शादी कर दूंगी, यूं मेरे घर में रौनक लग जाएगी। मेरी मालकन मुझे कहती कि ऐसे करो, सारे घर की सफाई करो, रुकैया किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरा बेटा सफाई को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसके अलावा खाना भी अच्छा सा आज बनाना, ऐसा लगे कि घर में जैसे कोई दावत है, बहुत अच्छा पकाना और जाते हुए अपने घर भी लेके जाना। मैं बहुत खुश थी कि चलो आज अच्छा पकेगा और मैं अच्छा खाना अपने घर भी लेकर जाऊंगी। मैंने बहुत सी डिशेस बनाई। मालकन ने मुझे काफ़ी कुछ बनाना सिखा दिया था क्योंकि मेरी मालकन काफ़ी अच्छी कुकिंग करती थी। जब से मैं यहाँ पर आई थी मैंने बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर दिया था। मैंने तरह तरह के खाने बनाए। उनके बेटे ने रात 10 बजे पाकिस्तान पहुंचना था, इसलिए मैंने मालकन से इजाज़त ली कि मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं रह सकती क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मालकन ने कहा कि जाओ लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए खाना लेकर जाना। मैं जैसे ही घर खाना लेकर आई तो घर आकर जो बात मुझे सुनने को मिली वो मेरे सर पर आसमान तोड़ने के बराबर थी। मेरे दोनों भाई ही घर नहीं आए थे। मेरी अम्मा उन्हें ढूंढ ढूंढ के थक चुकी थी। मैं भी परेशान होकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल गई, लेकिन मेरे दोनों भाई सारी रात ढूंढने के बाद भी न मिले। मेरी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था और मुझे भी कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करूं, किधर जाऊं। वो दोनों आखिर कहाँ चले गए? जहां वो काम करते थे वहां गए तो वहां के वर्कशॉप वाले ने कहा वो तो शाम को ही चले गए थे। फिर वो कहाँ गए? मैंने सोचा कि पुलिस में रिपोर्ट करवाती हूँ कि वो ढूंढे कि मेरे भाई कहाँ गए हैं। मैंने कहा कि अम्मा आप फिक्र न करो, जैसे ही सुबह होगी मैं थाने जाकर रिपोर्ट करवाती हूँ कि भाई जरूर मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो। अम्मा रोते रोते बेहोश हो गई। वो सारी रात मुझे नहीं पता मैंने कैसे गुजारी। जैसे ही सुबह हुई मैं थाने चली गई। वहाँ अपने दोनों भाइयों की तस्वीरें दी और उनसे कहा कि मेरे भाइयों को ढूंढ दें। यूं पुलिस वालों ने मुझे तसल्ली दे के घर वापस भेज दिया। मैंने आके अम्मा को बताया कि आप फिक्र न करें, भाई मिल जाएंगे। लेकिन अम्मा को किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। छोटी बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था कि आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। इस परेशानी में मैं 3 दिन काम पर भी न जा सकी। 3 दिन भाइयों को ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिले। आखिर चौथे दिन मैंने सोचा कि जिंदगी तो रुकनी नहीं, रोटी भी खानी है और पैसा भी चाहिए। चौथे दिन मैं सुबह उठी और मालकन के घर चली गई। जब मैंने मालकन को अपने भाइयों के बारे में बताया कि वो दोनों कहीं चले गए हैं तो मेरी मालकन भी बहुत परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि जरूर उन्हें कोई वरगला के या अगवा करके ले गया होगा। तुम मेरे पास तो आती, मैं तुम्हारे साहब से कहती, साहब की काफ़ी जान पहचान है, वो ज़रूर उन्हें ढूंढ देते। उन्होंने अपने शौहर से बात की तो शौहर ने बड़े पुलिस वाले को फ़ोन करके उनकी इत्तला करवाई। साहब के जो दोस्त पुलिस वाले थे उन्होंने कहा कि आप फिक्र न करें, हम जल्दी दोनों को ढूंढ के आपके सामने ले आएंगे। मेरे दिल को कुछ सुकून मिला कि शायद अब मेरे दोनों भाई मिल जाएं। मैं सारा दिन मालकन के घर का काम करती रही, लेकिन मेरा दिल मेरे भाइयों की तरफ था कि जाने वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, न जाने उन्हें कौन ले गया है और उसने उनके साथ क्या किया होगा। अजीब अजीब वसवसे मेरे जहन में आ रहे थे और मेरा बार बार रोना निकल रहा था कि अचानक मालकन का बेटा जो बाहर से आया था वो मेरे सामने आया और मुझे देखकर चौंक गया, लेकिन उसने मुझसे कोई बात न की और अपने कमरे में चला गया। मैं शाम को घर वापस आई तो मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे साहब कहते हैं कि दोनों जल्दी ही मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने बड़े पुलिस वाले से बात की है। अम्मा को भी कुछ तसल्ली हुई। लेकिन मेरे भाइयों को गुम हुए पूरे 2 माह हो चुके थे, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल सका था। मैं और अम्मा बहुत ज्यादा परेशान थे। अम्मा तो अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, हर वक्त रोती रहती क्योंकि दोनों भाइयों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया। बड़े साहब ने बहुत कोशिश की, पुलिस वालों ने भी बहुत ढूंढा, अस्पतालों में भी पता किया, लेकिन उनका कुछ पता न चल सका। मेरी अम्मा अब काफ़ी बीमार रहती, उनसे घर के काम भी नहीं होते थे। मैं काम पर तो चली जाती, लेकिन पीछे मुझे घर की फिक्र रहती क्योंकि छोटी बहन अभी बहुत छोटी थी, वो कामकाज नहीं कर सकती थी और अम्मा से कुछ होता न था। ऐसे में मेरा दिल करता कि मैं जल्दी से अपने कामकाज ख़त्म करूं और घर चली जाऊं और अपनी अम्मा और बहन को खाना वगैरह दे सकूं।
लेकिन फिर भी रोज ही मुझे जाते जाते रात हो जाती और मेरी बहन भूख से ही बिलक बिलक कर सो जाती और अम्मा बेचारी मेरा इंतजार कर रही होती। मैं जाकर अपनी बहन को जगाकर खाना देना चाहती, मगर वो तो सो चुकी होती थी और उसे सोता देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता कि मेरी बहन खाने के इंतजार करते करते भूखी ही सो गई। अपनी माँ को खाना खिलाती, उसे दवाई देती और मैं भी लेट जाती। सारा दिन थकन की वजह से लेटते ही मुझे नींद आ जाती और फिर वही सुबह उठना और काम पर चले जाना। ऐसे ही जिंदगी के शबो रोज गुजरने लगे। मालकन और उनके घर वाले मेरा बहुत ख्याल रखते। उनका बेटा जो बाहर से आया था वो भी मेरी बहुत मदद करता और मेरा बहुत ख्याल रखता। खाने का पूछता रहता, कोई भी चीज घर में लाते तो मुझे भी देते कि अपने घर ले जाओ अपनी बहन के लिए। मैं उनको दिल से दुआएं देती कि अगर मालकन और उसके घर वाले ना होते तो जाने हम भूख से ही मर जाते। वो महीने के पैसे भी मुझे ज्यादा देती थी, मेरी मुकर्ररा तनख्वाह से भी ज्यादा, ताकि मैं घर के खर्चे पूरे कर सकूं, क्योंकि इस घर की वाहिद कफील अब मैं ही तो बची थी। अम्मा की नज़र भी खराब हो गई थी। भाइयों के गुम होने के बाद मुसलसल रोने से और कुछ भूखो अफलास से अम्मा की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब डॉक्टर को उनको चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी आंख का ऑपरेशन होगा, वरना ये नाबीना हो जाएंगी, और मेरे पास इतने पैसे न थे। मैंने आकर अपनी मालकन से बात की तो मालकन का बेटा खड़ा ये बात सुन रहा था। उसने कहा कि तुम कल सुबह तैयार रहना, तुम्हारी अम्मा को मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा और उनका चेकअप करवा के उनका ऑपरेशन भी करवा दूंगा। मैं बहुत खुश हुई और घर आ गई। अम्मा को बताया तो अम्मा भी बहुत खुश हुई और उनको ढेरों दुआएं देने लगी। सुबह सुबह मालकन के बेटे ने घर आके हॉर्न दिया। मैं अम्मा को लेके गाड़ी में बैठ गई। वो हमें हॉस्पिटल ले गए। वहाँ अम्मा का चेकअप हुआ और उन्होंने ऑपरेशन की डेट दे दी और मुकर्ररा तारीख पर अम्मा का ऑपरेशन हो गया, जिसका सारा खर्चा मालकन के बेटे ने उठाया। मालकन का बेटा बहुत ही नेक दिल और बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान था। मेरी अम्मा की आंख का ऑपरेशन हो गया। वो घर आ गई तो मालकन ने भी मुझे पूरे हफ्ते की छुट्टी दी कि घर रहकर अपनी अम्मा का ख्याल रख सकूं। मैं सारा दिन अम्मा का ख्याल रखती और उनको दवाई वगैरह देती। एक हफ्ते बाद जब मैं दोबारा काम पर गई तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मैं हैरान हो गई कि सब कहाँ चले गए। तभी अचानक मालकन का बेटा आया और कहा कि मामा और पापा तो इस्लामाबाद किसी काम से गए हैं, 2-4 दिन तक वापस आ जाएंगे, तुम आके घर का काम कर लो। मुझे अजीब तो लगा कि एक नामहरम के होते हुए मैं अकेली घर में काम कैसे कर सकती हूँ, पर फिर मैंने सोचा कि वो तो बहुत ही नेक और शरीफ है, ऐसे में मुझे उससे कोई खौफ और ख़तरा नहीं होना चाहिए। मैं घर के काम कर रही थी कि अचानक उसने मुझे आवाज़ दी, रुकैया मेरी बात सुनो। मैं जब उनके कमरे में गई तो उन्होंने कहा कि मेरी बात तहम्मुल से सुनना। मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम मेरे दिल में पहली ही नज़र में घर कर गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो छोटे साहब को देखकर परेशान हो गई कि कहाँ वो और कहाँ मैं। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं उनकी बीवी बन सकती। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? आप तो बहुत अमीर कबीर हैं और मैं एक गरीब घर की बहुत ही कमज़ोर सी लड़की। मैं कैसे आपके साथ रह सकती हूँ? और आपके घर वाले भी इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं सबको मना लूँगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं अपनी जान ले लूँगा। मैं परेशान हो गई कि वो कैसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा, छोटे साहब, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आप अपने जैसी किसी अमीर कबीर और खूबसूरत लड़की से शादी करें जिससे आपके माँ बाप भी राजी हों। मुझसे शादी करके आप जमाने से बगावत क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा, तुम ये सब बातें छोड़ो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैंने कहा कि आपसे शादी करना किसी भी लड़की की ख्वाहिश हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ही पढ़े लिखे, खूबसूरत और अमीर कबीर इंसान हैं। आपसे तो कोई लड़की भी शादी कर सकती है, तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको ना करूं? लेकिन इसके लिए आपके माँ बाप क्या राजी हो जाएंगे? उन्होंने कहा कि उनको मैं बाद में मना लूँगा। अभी हम ऐसे करते हैं कि हम खुफिया निकाह कर लेते हैं। जब निकाह हो जाएगा तो फिर उनके पास इनकार या मना करने का कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा, और तुम्हारी अम्मा को भी हम बाद में बता देंगे। अभी तुम इस बात का जिक्र किसी से ना करो। मैंने कहा कि छोटे साहब, ये बहुत जल्दी है, हम कुछ अरसा ठहर के सबकी रजामंदी से भी तो शादी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाद में कोई नहीं मानेगा। अगर हम निकाह करके सबको बताएंगे तो सबको मजबूरन हाँ करनी पड़ेगी।
میں نے हामी भर ली तो उसी दिन छोटे साहब ने अपने 2-3 दोस्तों को बुलाकर उसी घर में मुझसे निकाह कर लिया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी कि मेरी जिंदगी में अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा था कि कहाँ वो और कहाँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई शहजादा मुझे इन सब मुश्किलात और दुखों और तकलीफों से निकालने आया है। मैं दिल में बहुत खुश भी थी और एक तरफ बेचैन भी कि जाने फिर क्या होगा। क्या इसके घर वाले मुझे कबूल करेंगे या मेरी माँ ये सुनकर कैसा रिएक्शन देगी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा रखती हैं और मैंने उनके भरोसे को तोड़ दिया। उनको बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया था। निकाह कोई छोटी चीज तो नहीं होती जिसको यूं गुड्डे गुड्डी की तरह कर लिया जाए। इस तरह मैं छोटे साहब के निकाह में आ गई। उनके दोस्त चले गए तो छोटे साहब मुझे अपने कमरे में ले गए और मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे। फिर शाम को छोटे साहब मुझे शॉपिंग पर ले गए। उन्होंने मुझे ढेर सारे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान दिलवाया। मैंने कहा कि मैं इसको कहाँ रखूंगी। उन्होंने कहा कि घर जाकर माँ से कहना कि मुझे ये सारा सामान मालकन ने दिया है, क्योंकि मालकन के घर उनके बेटे की मंगनी है। तो उन्होंने कहा कि ये सारे नए कपड़े तुमने पहन के आना है, 2-3 दिन फंक्शन चलता रहेगा। तो बेगम साहिबा ने मुझे ये सामान दिलवाया है, तुम्हारी अम्मा को जरा बराबर शक नहीं होगा। और फिर मुझे छोटे साहब घर छोड़ने आए। मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी देश की रानी बन गई हूँ और वो छोटे साहब मेरे राजा हैं। मैं जब घर आई तो मैं बहुत खुश थी और कुछ डरी हुई भी थी कि अम्मा को कहीं मेरी शक्ल से पता न चल जाए कि कुछ तो नया है, कुछ तो अनोखा है जो मेरे चेहरे पर आया था। लेकिन अम्मा ने मुझसे कोई सवाल जवाब न किया। हाँ, जब उन्होंने मुझसे कपड़ों और चीज़ों के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि मालकन के बेटे की मंगनी है तो 2-3 दिन फंक्शन रहेगा, इसलिए ये सब उन्होंने दिलवाया है और कहा है कि खूब तैयार होकर आना, क्योंकि वो मुझे अपने घर का फर्ज समझते हैं। तो अम्मा दिल से उन्हें दुआएं देने लगी कि अल्लाह उनको शाद और आबाद रखे। मुझे तो बेचैनी थी कि कब सुबह हो और मैं जाकर अपने शौहर से मिलूं, क्योंकि मुझे अब उनके सिवा कुछ दिखाई न देता था। जैसे ही सुबह हुई मैंने जल्दी से नाश्ता बनाकर अम्मा और छोटी बहन को दिया और खुद जल्दी से नहा धोकर मालकन के घर की तरफ चल पड़ी। अभी घर में दाखिल ही हुई थी कि छोटे साहब बेताबी से मुझे देखने लगे और मुझे अपने कमरे में ले गए और यूं एक दूसरे में गुम हमें दिन रात गुजरने लगे। रात को न जाने कैसे बेबस होके मैं घर आती, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता था कि अपने शौहर से 1 मिनट के लिए भी दूर जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। मैं घर आ जाती। अभी तक छोटे साहब के माँ बाप भी वापस नहीं आए थे। हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। रोज छोटे साहब खाना ऑर्डर कर देते या कभी हम बाहर जाकर खाना खाते और खूब घूमते फिरते। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैं बहुत खुश थी। अम्मा ने मुझे 1-2 बार टोका भी कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्या कोई कारून का खजाना मिल गया है जो तुम इतना खुश रहती हो, क्योंकि वो तो हरदम उदास रहती क्योंकि उन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया था। लेकिन मुझे तो अब किसी चीज़ की होश न थी। मुझे तो अब हर टाइम ऐसे लगता जैसे कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसे पूरे 10 दिन गुजर गए और 10 दिन के बाद छोटे साहब के माँ बाप वापस आ गए। मैं जब काम पर पहुंची तो मालकन को देखा। मालकन ने कहा कि घर में तो बहुत गंद पड़ा है, क्या तुम काम पर नहीं आती रही? मैं परेशान सोच रही थी कि क्या जवाब दूं, तो छोटे साहब फौरन बोले कि अम्मा मैंने ही मना किया था, मुझे अच्छा न लगा कि आपकी गैर मौजूदगी में ये रोज काम पर आती। 1-2 दफा बस इससे सफाई करवाई थी, बाकी मैंने इसको आने नहीं दिया। मालकन कहती मेरा बेटा तो बहुत समझदार है। मुझे अपने बेटे से ऐसी ही समझदारी की तवक्को थी। अल्लाह सबको मेरे बेटे जैसी औलाद दे। मेरा बेटा बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है और बहुत ही नेक है। मैं मालकन की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। मैं काम में बिजी हो गई। उस दिन मुझे छोटे साहब से बात करने का मौका भी ना मिला, क्योंकि मालकन ने मेरे सर पर खड़े होकर सारे घर की अच्छे से सफाई करवाई। उस दिन खाना भी बहुत अच्छा बना और मुझे मालकन ने पैक करके दिया कि इसे घर ले जाओ। छोटे साहब से बात करने का मौका ना मिला, लेकिन छोटे साहब ने आंख बचाकर मुझे एक छोटा सा मोबाइल पकड़ा दिया कि घर जाओगी तो मैं तुमसे फ़ोन पर बात करूंगा। और फिर रात को जब अम्मा सो गई तो छोटे साहब सारी रात मुझसे फ़ोन पर बातें करते रहे और हमने फ़ोन पर खूब अहदो पैमा किए। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत गिरने से लगी। मेरी तबीयत खराब रहती, मेरा उठने को भी जी न चाहता। अजीब से चक्कर आते और मतली महसूस होती। अम्मा मुझे देखकर परेशान थी कि आखिर मुझे हुआ क्या है,
क्योंकि 2 दिन मैं काम पे भी ना जा सकी। मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे उठती इतना शदीद चक्कर आता कि मैं बेड पर गिर जाती। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम कुछ दिन छुट्टी कर लो और मालकन को बता दो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने मालकन को फोन कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2-3 दिन काम पर नहीं आऊंगी। पर मालकन ने कहा कि रुकैया, तुम छुट्टी नहीं कर सकती, छोटे साहब को देखने कुछ लोग आ रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। ये बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं जैसे तैसे मैंने फोन बंद किया और फौरन से छोटे साहब का नंबर डायल किया। मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि अभी लोग सिर्फ देखने आ रहे हैं, कौन सा मेरी शादी हो रही है जो तुम इतना घबरा गई हो। फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। मैं जैसे तैसे उठी और काम पर चली गई। मैं वहां पर काम करती रही और वो लोग आए और वो छोटे साहब को पसंद करके चले गए। अब बारी इनकी थी, इन्होंने जाके लड़की को पसंद करना था। मैं बहुत खौफजदा थी। दूसरे दिन मालकन, उनके शौहर भी गए और लड़की को पसंद कराए और मंगनी की तारीख भी तय हो गई। मैं बहुत रोई और छोटे साहब से फोन पर कहा कि खुदा के लिए कुछ करें। छोटे साहब ने मुझे तसल्ली दी कि तुम फिक्र न करो, मैं कुछ करता हूँ। उन्हीं दिनों मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो मैं करीबी डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे देखते ही कहा कि आप तो उम्मीद से हैं। ये बात सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मनो मिट्टी मेरे ऊपर डाल दी हो। अब मैं क्या करती, जमाने में क्या मुंह दिखाती कि मैं शादी के बगैर ही हामला हो गई थी। बेशक मेरा निकाह हुआ था, लेकिन उस निकाह को जानता कौन था? ना मेरी माँ, ना छोटे साहब के घर वाले। अब मैं जाती तो कहाँ जाती? मैंने फौरन से छोटे साहब को फोन किया और उनको अपनी हालत के बारे में बताया। वो ये सुनकर कुछ परेशान से हो गए। कहने लगे, तुम ऐसे करो कि अबॉर्शन करवा लो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें करते हैं, ये बच्चा नाजायज नहीं है। आप अपने घर वालों को बताएं और मुझे रुखसत करके अपने घर ले जाएं। ये बात सुनते ही छोटे साहब ने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी कि अब मैं क्या करूं। अब छोटे साहब का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब हो गया था। ना तो वो मेरी कॉल अटेंड करते और ना ही मुझसे कोई बात करते। मैं काम पर भी जाती तो वहाँ भी मुझसे कोई बात न करते। और वहाँ मालकन के घर छोटे साहब की मंगनी की तैयारियां हो रही थी, लेकिन छोटे साहब ने अभी तक अपने माँ बाप से मेरी और अपनी शादी की बात तक नहीं की थी। मैं बहुत खौफजदा थी कि अब न जाने क्या होगा। इधर अम्मा भी मुझ पर अब शक करने लगी थी, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी कि अम्मा कुछ समझ ना पाती। उनको मुझ पे शक हो गया था कि जरूर मैं उम्मीद से हूँ। अब वो मुझे बहाने बहाने से पूछती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या हुआ है। मैं कुछ भी ना बोलती। एक दिन अम्मा ने मुझे बहुत मारा और कहने लगी, कहाँ मुंह काला करके आई है। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी, लेकिन सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो। बता किसके साथ मुंह काला किया है। जब मैंने उनको सारी बात बताई तो अम्मा रोने बैठ गईं। कहती, तुम इन बड़े लोगों को नहीं जानती, ये ऐसे ही धोखा देते हैं, तुम क्यों उनकी बातों में आई। मैं बहुत रोई। मैंने अम्मा से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दें। दूसरे दिन ही अम्मा मेरे साथ मालकन के घर चले गईं और मालकन को सारी बात कह दी कि मैं हामला हूँ और ये बच्चा आपके बेटे का है। लेकिन मालकन तो ये सुनते ही भड़क उठी और कहने लगी कि अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। अम्मा ने कहा कि जब आप लोग इस्लामाबाद गए थे तो पीछे से निकाह हुआ और ये सब कुछ हुआ। मालकन कहने लगी, ये तो हमारे पीछे से काम पर आई ही नहीं, 1 या 2 दिन काम पर आई थी। मेरे बेटे ने इसको काम पर आने नहीं दिया। मेरा इतना नेक बेटा, उस पर ये इल्जाम लगाते हुए तुम दोनों डूब क्यों ना मरी। मेरी मालकन ने अपने शौहर को बुला लिया और अपने बेटे को भी बुला लिया। उनके बेटे ने आते ही मेरे से शादी पर इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये झूठ बोल रही है। मैं भला एक काम वाली से शादी क्यों करूंगा? इसकी इतनी औकात है कि मैं इससे शादी कर सकता। आप ये बात सोच सकती हैं मामा कि मैं इससे शादी करूंगा? तो मालकन कहती कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ये माँ बेटी ही फराडन है। इन्होंने देखा कि पैसे ऐसे ही हथियाए जा सकते हैं कि ये झूठा तुम पर इल्जाम लगा दें। मालकन, उनके बेटे और उसके शौहर ने हम दोनों माँ बेटी को धक्के देके घर से निकाल दिया। मैं और मेरी माँ घर आ गए। मेरी माँ बिल्कुल चुप हो गई थी, ना कुछ बोल रही थी और ना ही मुझे कोस रही थी। उस रात बड़ी शदीद बारिश हुई। अम्मा गहरी नींद सो गईं, लेकिन फिर सुबह उठ न सके। मैंने सुबह उठ के अम्मा को जगाना चाहा, लेकिन वो तो बहुत गहरी नींद सो चुकी थीं। मैंने उनको बहुत जगाया, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी ना उठी। मैं बहुत रोई कि अम्मा, आप ऐसे मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मैं किसके सहारे जीऊंगी? और मेरी हालत भी गैर हो गई। मोहल्ले वालों को भी मेरी हालत का पता चल गया। उन्होंने मुझे धक्के दे के मोहल्ले से निकाल दिया। मैं अपनी बहन को लेके
मैं अपनी छोटी बहन को लेके एक झोंपड़ी में रहने लगी। कच्ची आबादी के पास ही मैंने एक झोंपड़ी बना ली और वहां पर अपनी बच्ची के साथ रहने लगी। मेरी हालत ऐसी ना थी कि मैं लोगों के घर में काम कर सकती और मुझे कोई रखता भी ना था कि जाने मैं कहां से मुंह काला करके ये बच्चा लेकर आ गई हूँ। इस तरह मैं मांगने लग गई। मैं और मेरी बहन दिन रात मांगते और मांग के हम अपना गुजारा करने लगे। ठीक 8 माह बाद मैंने झोंपड़ी में ही एक बेटे को जन्म दिया, जो कि छोटे साहब की तरह बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन मुझे तो अब उस शख्स से नफरत हो चुकी थी। लेकिन मैं अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती थी। वो मेरा बच्चा था, मेरा बेटा था, मेरा खून था। मैं उससे कैसे नफरत करती। मैं उसको पालने लगी थी, उसके लिए दिन रात मेहनत करती, सारा दिन मांगती और अपने बच्चे के लिए दूध खरीद कर लाती। एक दिन सारा दिन बारिश होती रही और मैं मांगने ना जा सकी। उस दिन बारिश बहुत शदीद हो रही थी और रात को भी बारिश ना रुकी तो मेरा बच्चा भूख से बिलखने लगा। वो भूख से बिलख बिलख के रो रहा था। मुझसे उसका रोना देखा ना गया। मैं भागकर बाहर सड़क पर आ गई। झोंपड़ी के पास एक बहुत बड़ी सड़क थी, वहां से अक्सर गाड़ियां गुजरती थीं और मैं उनको रोक रोक के पैसे मांगने लगी। कोई ना रुका क्योंकि सब डर रहे थे कि इतनी बारिश में, तूफान में कौन भीख मांग सकता है। इतने में एक शख्स मोटरसाइकिल पर मेरे पास आया। मैंने उससे कहा कि खुदा के लिए मेरा बेटा भूखा है, वो वहाँ उस झोंपड़ी में बिलख बिलख के रो रहा है। खुदा के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकूं। वो अजीब सी नजरों से मेरी झोंपड़ी की तरफ देखने लगा। मैंने कहा कि खुदा के लिए कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकूं। उसने मुझे कुछ पैसे थमा दिए। मैंने खुशी से उसका शुक्रिया अदा किया और उसको ढेरों दुआएं देती मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ बने एक खोखे से दूध लेने के लिए चली गई। मैं जैसे ही दूध लेकर पलटी तो बारिश मजीद तेज हो चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी झोंपड़ी की तरफ आ रही थी, जहां मेरा बच्चा शायद भूख से बिलखते बिलखते सो चुका था। मैंने सोचा शायद भूख से रोते रोते सो गया है, लेकिन जैसे ही मैं झोंपड़ी में दाखिल हुई वहां ना मेरा बच्चा था और ना ही मेरी बहन। मैंने इर्द गिर्द देखा लेकिन वो कहीं नजर न आया। मैं चीखें मारती रही, साथ वाली झोंपड़ी में गई कि शायद वो कहीं मेरे बच्चे को रोता देख के उठा कर न ले गए हों, लेकिन वो तो सो रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारे बच्चे को देखा भी नहीं। मैं चीखें मारती रही। मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को ढूंढो, कोई मेरे बच्चे और मेरी बहन को ले गया है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। इतने में दूसरी झोंपड़ी का बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया कि जब आप वहां सड़क से दूसरी तरफ गई थी तो मैंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर आदमी आपकी झोंपड़ी में आया। उसने आपके बच्चे को और आपकी सोई हुई बहन को उठाया और मोटरसाइकिल पर डाल कर ले गया। मैंने आपको बहुत आवाज़ें दी लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनते ही मैं चकरा कर गिर गई और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो दिन का उजाला छा चुका था और मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मेरी जिंदगी में तो अंधेरा छा गया था। मेरी आखिरी उम्मीद, मेरा बच्चा, मेरी मासूम बहन, उसको भी कोई ले गया था। जाने वो शख्स कौन था जो रात के अंधेरे में मेरी दुनिया उजाड़ कर लूट कर ले जा चुका था। मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की, लेकिन मैं अकेली औरत कर भी क्या सकती थी। ना मुझे मेरा बच्चा मिला और ना ही मेरी बहन। आज मैं भरी पूरी दुनिया में अकेली रह गई थी। मेरे खानदान, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरी बहन और सबसे बढ़कर मेरा अपना बच्चा, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। मैं इस दुनिया को जालिम ना कहूँ तो क्या कहूँ। यहाँ पर इंसान नहीं, भेड़िए बसते हैं जो आपकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हैं और फिर उस रिश्ते को नाम भी नहीं देते, बल्कि बदनामी का दाग दे के आपको हमेशा के लिए ज़माने में रुस्वा कर देते हैं। और ऐसे भेड़िए जो कि गरीब घरों के बच्चों को जब देखते हैं बेआसरा और बेसहारा तो वो उन्हें हमसे छीन कर ले जाते हैं, ये जाने ये सोचे बिना कि हमारी ज़िंदगी उनके बगैर कैसी हो जाएगी, हम उनके बिना कितना रोएंगे, कितना तड़पेंगे। उनको इस बात का एहसास नहीं होता। आज इस बात को पूरे 10 साल गुजर चुके हैं। अब मुझे नहीं पता चलता कि मैं कब सोती हूँ, कब उठती हूँ, कब रोती हूँ, कब हंसती हूँ। मेरी ज़िंदगी मुकम्मल वीरान हो चुकी है। अल्लाह पाक सब बेटियों को उनके घरों में महफूज रखे, ऐसे भेड़ियों से बचाए जो उनके बच्चों को नोच डालते हैं, उनकी जिंदगियां तबाह कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी भी बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। अगली एक बहुत ही अच्छी कहानी तक अल्लाह हाफिज।